कुटू फिर खाए। डालिए हेडिंग CFT क्रिस्टल, आवाज नहीं, फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बिल्कुल नई टॉपिक है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तुम्हारी हैवर प्रोसेस हो गई थी, दिखा के जाना रास्ते में। CFT थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो ये थ्योरी आपके एग्जाम के पर्पज़ से तो हम उतनी ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इससे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं इस थ्योरी से आपके, है ना, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ही बड़ी थ्योरी है और 12th के बच्चों के हिसाब से ये नाम मात्र की दी गई है आपके सिलेबस में। तो हम इसको बहुत हाई लेवल पे जाके आपको बता देते हैं हम इस थ्योरी को आपको, ठीक है। और जहाँ तक बोर्ड के हिसाब से थ्योरी हमारे ख्याल से तो नहीं आएगी आपकी, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए इससे वो बात अलग आ जाए, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड बहुत बढ़िया थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। अब इस थ्योरी को समझते हैं, एक जो जो बातें हम बताते जाएं उनको ध्यान से आपको समझना है इस थ्योरी के बारे में। देखिए देखो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में कई सारी कमियां हैं उस कमियों को दूर करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई है। अब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पैरामेंटिन पता किया, कलरलेस कंपाउंड और कलर्ड एंड कलरलेस कंपाउंड पता किए। इसके अलावा हमने मैग्नेटिक मोमेंटम भी पता किया, स्ट्रक्चर भी पता की। स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो क्रिस्टल जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको कलर बताती है वो कलरलेस होते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसको वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पैरामैग्नेटिक बताती है वो डायमैग्नेटिक है, तो उसको वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हालांकि जब उस थ्योरी को लिखेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, चाहे उसमें कितनी भी कमियां हो। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखिए थ्योरी सबसे फेमस है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, इसके अलावा इसको टेट्राहेड्रल में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए आपको कहाँ से समझना है इसको। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, हमारे साथ थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलिएगा साथ में, जिसमें ज़्यादा एक साथ नहीं हो लिखना। सबसे पहले हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की। तो डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सब सेल में या सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इनमें जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, समझना बात को। डी एक्स वाई, वाई जेड एंड डी जेड एक्स कैसे होते हैं? बिटवीन द एक्सिस होते हैं। बिटवीन द एक्सिस कैसे? जैसे हमने बोला डी एक्स वाई, तो ये एक्स एक्सिस मान ली हमने और ये वाई एक्सिस, तो ये हो गया डी एक्स और ये हो गया आपका डी वाई। तो ये जो डी एक्स वाई है आप देख रहे हो एक्सिस के किस पे आया, ये बीच में आया, तो ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। डी वाई जेड की बात करें हम, लिखते चलो थोड़ा थोड़ा साथ में, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लिखना है आपको जो हम बता रहे हैं सीधे सीधे। डी वाई जेड की बात करें तो डी वाई जेड में ऑर्बिटल कहाँ एक्सिस करते हैं? बिटवीन द एक्सिस। और अगर हम डी जेड एक्स की बात करें और वाइट, ये से आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए इसलिए ये बता रहे हैं। तो ध्यान रखना ये 3 ऑर्बिटल कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है, पूछ सकते हैं कौन से ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होते हैं? बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बिटवीन द एक्सिस ये 3 ऑर्बिटल्स एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। दिख रहा है ना आपको कैसे आ रहे हैं? एक्सिस के बीच में आ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और ये जो बाकी बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स हैं इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसको कौन सा बोलते हैं? डी
जेड स्क्वायर। ये होते हैं आपके अलोंग द एक्सिस और ऑन द एक्सिस होते हैं। तो देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है। तो ए मान लीजिए एक्स एक्सिस और ये मान लीजिए वाई एक्सिस। तो ये देखो ये हो गया वाई स्क्वायर और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे हैं आप बड़ी क्लियरली देख सकते हो, ये कैसे हैं ऑन द एक्सिस हैं आपके। तो ये मान लिया हमने x और ये मान लिया हमने y। तो आप ये देख सकते हो ये कैसा है ऑन द एक्सिस। तो इसका नाम क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये डी एक्स वाई समझ जाओगे, ये डी वाई जेड और ये डी जेड एक्स है ना। तो ये हो गए आपके डी एक्स वाई, ये वाई जेड और ये जेड एक्स। ये कौन सा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। बहुत सिंपल थ्योरी है, इसको ध्यान से समझते जाओ। क्वेश्चन तो हम आपको चाहें तो 2 मिनट में बता दें इसके कैसे सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन जब आराम से चलते हैं क्यों जल्दबाजी करते हैं, थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा हमें। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मान ली हमने जेड एक्सिस और ये कोई भी एक्सिस हो सकती है, एक्स हो सकती है और वाई हो सकती है। तो जेड एक्सिस में ये देखो ये क्या हो गया आपका डी जेड स्क्वायर। इसकी डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है, बाकी और वाइटल इस प्रकार से एडजस्ट कर जाते हैं। तो इसका नाम है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो अब आपको ध्यान रखना है जे ऑन द और अलोंग द एक्सिस होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, ऑन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर। डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कैसे होते हैं बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैसे होते हैं ऑन द एक्सिस होते हैं या अलोंग द एक्सिस होते हैं ना। अच्छे से समझना इस पॉइंट को। ऑन द एक्सिस होते हैं, सॉरी और अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक है। इन पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, इन पांचों के पांचों की डी ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। तब तो ये सभी कैसे रखे हुए हैं एक ही लेवल पे रखे हुए हैं। इनको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। इतना लिख गया, फिर आगे चलते हैं। इतना लिखने के बाद आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट लिखते जाओ, नोट करते जाओ। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर बहुत अच्छे से। डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कहाँ होते हैं बिटवीन द एक्सिस, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कहाँ होते हैं ऑन द एक्सिस। ठीक है, इस बात को नोट करना है अच्छे। एक्स अब ये जेड प्लेन के अलोंग जा रहा है, तो आपके अपोजिट में एक्स या वाई दोनों में से कोई भी हो सकती है आपकी। ठीक है, इतना हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए ये समझ लीजिए कि आपने अभी फर्स्ट स्टेप पार किया। अब देखिए एक फिर से हम आपके बना रहे हैं डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये है डी एक्स वाई, डी है वाई जेड, और ए है डी जेड एक्स, एक्स वाई जेड जेड एक्स। जे है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ए है ए वाला है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, 3। अब आपको ध्यान रखना है ये जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं इनका नाम होता है T2G। इनका क्या होता है T2G। और ये जो अलोंग द एक्सिस होते हैं इनका नाम क्या होता है EG। ट्रिक के लिए ये है 3 लीटर है इसमें, तो इसके पास 3 ऑर्बिटल हो गए, कभी भूल जाओ। इसके पास 2 लीटर है तो इसके पास कितने होंगे 2 ऑर्बिटल। एक ट्रिक के लिए है, कभी आप भूल जाओ कि T2G के पास कितने होते हो, EG के पास कितने होते। तो T2G के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, T2G ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, और EG के पास कितने होते हैं 2। तो अब आप ऐसा भी कोई पूछे कि T2G ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बिटवीन द एक्सिस, या आपके हाँ बिटवीन द एक्सिस ओनली। और EG कहाँ होते हैं अलोंग द एक्सिस और ऑन द एक्सिस। ठीक है,
इन पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं इनको। पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम है, इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब यहाँ पर इन सब की जो एनर्जी है, सभी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सभी की एनर्जी आपस में बिल्कुल बराबर है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, मान लीजिए कोई निगेटिव आयंस, कोई निगेटिव आयन या फिर कोई लिगेंड, या कोई लिगेंड, कोई निगेटिव आयन या कोई लिगेंड जब बॉन्डिंग के लिए इनकी तरफ अप्रोच करता है, इनकी तरफ जाता है, कोई निगेटिव आयन या लिगेंड जब इनकी तरफ जाता है, बॉन्डिंग के लिए जाता है, इनके लिए अप्रोच करते हैं, तो ये लिगेंड क्या करता है, बॉन्डिंग करने से पहले इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है और इन ऑर्बिटल्स के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन होता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई निगेटिव आयन और कोई लिगेंड बॉन्डिंग के लिए इन डी ऑर्बिटल के पास जाता है, तो इन निगेटिव आयन और लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन है और इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है उनमें आपके रिपल्सन होता है। ये रिपल्सन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलग होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलग होता है। तो पहले हम आपको बता रहे हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बता रहे हैं हम, फिर टेट्रा के लिए भी बता देंगे, ठीक है। ऑक्टा से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से ध्यान रखना है। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 6 होता है, ध्यान रखिएगा। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 6। तो जैसे ही ये लिगेंड्स इसकी तरफ अप्रोच करता है तो इनके बीच में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के कारण इनमें हो जाती है स्प्लिटिंग, है ना। एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। पहले जो इनकी एनर्जी है, अब उस एनर्जी में चेंज आएगा, अब उस एनर्जी में चेंज आएगा। पहले जो इनकी एनर्जी है, अब उस एनर्जी में चेंज आएगा और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी और इसमें भी एनर्जी बढ़ने के बाद ये स्प्लिट होंगे, और स्प्लिट होके ये 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। T2G वाले ऑर्बिटल अलग टूट जाते हैं और EG वाले ऑर्बिटल अलग टूट जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनते जाओ, लिखते जाओ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखिए, जब इसकी तरफ नेगेटिव आयन और लिगेंड अप्रोच करता है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण ये ऑर्बिटल आपके डिसोसिएट हो जाएंगे, टूटेंगे। मतलब टूटने का मतलब है कि इन 2 भागों में अलग अलग हो जाएंगे। तो T2G अलग चले जाएंगे और EG अलग चले जाएंगे। अब कौन सा नीचे जाएगा और कौन सा ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करता है कि लिगेंड कहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड ओवरलैपिंग करता है वो अलोंग द एक्सिस करता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड, सिर्फ सुनने वाली बात है, यहाँ से कोई वो नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो अलोंग द एक्सिस करता है ओवरलैपिंग, और अलोंग द एक्सिस हमारे कौन से ऑर्बिटल रखे हैं? EG। तो अलोंग द एक्सिस आपके ओवरलैपिंग करता है, तो EG ऑर्बिटल में बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो जाता है, इसलिए EG ऑर्बिटल कहाँ चले जाते हैं? आपके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। EG ऑर्बिटल कहाँ चले जाते हैं? आपके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और T2G ऑर्बिटल कहाँ आ जाते हैं? आपके नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो अब आप देख सकते हो, अब इनकी एनर्जी में चेंज आ चुका है। इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी कैसी है? ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? क्यों? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को रट लो, T2G कहाँ होंगे? नीचे होंगे। T2G आपके ऑक्टाहेड्रल में नीचे होंगे और EG कहाँ पर होंगे? आपके ऊपर होंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है, जो अप्रोच करता है मेटल के लिए, जो मेटल के लिए अप्रोच करता है, वो कहाँ करता है? अलोंग द एक्सिस करता है, अलोंग द एक्सिस करता है, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा, तो
तो अलोंग द एक्सिस पे कौन रखे हैं, Eg। तो इसके इलेक्ट्रॉन और Eg के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है तो Eg कहाँ चले जाते हैं, ऊपर। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CFS। ए डी ऑर्बिटल का टूट जाना क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नोट करो इतना, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस इज, जान में नहीं आया सोचे, बड़ी सिंपल थ्योरी है, बड़े आराम से समझ में आएगी आपको। अभी तो इसके क्वेश्चन आंसर चालू ही नहीं है, तो आपको हम बेस सा बना रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर तो हम डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करवा दें आपको इसके। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और यहाँ से हम बड़ी क्लियर देख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ Eg ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ T2G से ज़्यादा है। अब आपके एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये पूछ सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D के कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। पूछ सकते हैं आपके Eg के कौन होते हैं, ए ध्यान रखना। पूछ सकते हैं जब, अच्छा पूछ सकते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सेम होना। और जब लिगेंड इनकी तरफ अप्रोच करेगा तो इनके बीच रिपल्सन होगा, तो ऑक्टाहेड्रल में रिपल्सन कहाँ होता है, इसलिए Eg कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर, क्योंकि अलोंग द एक्सिस कौन रखे हैं, Eg वाले रखे हैं, ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आप लोग सबसे बन के जाएगा ये लास्ट में। अच्छा, इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ए, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आता है एक एक नंबर में, अभी हम इसको कैलकुलेट कराते हैं। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, डेल्टा से। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये लिखा जाता है डेल्टा ओ। ओ का मतलब क्या है, यहाँ समझ रहे हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड, इस गैप को, इस पूरे गैप को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये पूरा जो गैप है, इस पूरे गैप को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको शो करते हैं डेल्टा ओ से। इट इज नॉट अ नॉट, ए ओ है, ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिएगा। और ये जो एनर्जी का इक्वल पॉइंट है ये, हाँ क्या कोई फंस गया डाउट बताओ, हाँ बाहर फिर से हम समझा देते हैं। ये लिगेंड जब इनकी तरफ अप्रोच करेगा तो अलोंग द एक्सिस करता है, तो अलोंग द एक्सिस वाले ऊपर पहुंच जाते हैं और बिटवीन द एक्सिस वाले नीचे आ जाते हैं। ये नीचे है एनर्जी में, ये ऊपर है एनर्जी में। ये जो स्प्लिटिंग होती है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको। और ये जो एनर्जी गैप होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यहाँ एक नोट लिख रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जीरो होगी और निगेटिव होगी तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको पढ़ने में आनंद आ जाता है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको मजा आएगा। अगर ये वैल्यू जीरो होगी और नेगेटिव होगी तो उसको बोलते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो मिडिल पॉइंट होता है इसका नाम भी है, लेकिन इसके नाम को आपको जानने की कोई चाहिए। इसको वेरी एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ एनर्जी बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, अच्छा इसके नीचे की अगर इनकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर अब आपको अमाउंट याद करना पड़ेगा कि यहाँ नीचे वालों के लिए एनर्जी का कितना अमाउंट होता है और ऊपर वाले के लिए एनर्जी का अमाउंट क्या होता है। तो इसको ट्रिक से हम बता रहे हैं जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। देखो यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल कितने थे 5, तो नीचे क्या रख दो 5। अब ऊपर वाले के लिए Eg के लिए लिख रहे हैं, टोटल ऑर्बिटल कितने थे 5, तो नीचे क्या रख दिया 5। यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है, इस वाले में इसका नंबर लिखना है और इस वाले में इसका नंबर लिखना है। तो यहाँ कितने नंबर है 2, तो यहाँ क्या लिखोगे 2, और यहाँ कितने नंबर है 3। ये उल्टा ट्रिक से ये नंबर याद कर लेना है। अब इन नीचे की तरफ है तो कौन सा साइन
माइनस साइन, यदि ऊपर की तरफ है तो ये, तो इनके लिए ए होती है आपकी वैल्यू, नोट कर लीजिए। T2G के लिए CFAC इससे कैलकुलेट की जाती है और आपकी EG के लिए इससे की जाती है। हम इसको -0.4 भी लिख सकते हैं। यस, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.4। हम इसको -0.4 भी लिख सकते हैं। आप इसका जे वाली वैल्यू भी याद कर सकते हैं, लेकिन कभी वैल्यू भूलो तब के लिए ट्रिक बताइए कि दोनों में नीचे 5 रख दो, इस वाले के नंबर यहाँ रख दो, इस वाले के नंबर यहाँ रख दो, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। और हम इस वैल्यू को +0.6 भी लिख सकते हैं इसको। अब ये कैलकुलेशन में काम आएगी, ये ध्यान रखना, इसको कैलकुलेट करेंगे अभी हम। यहाँ तक क्लियर है बातें? हाँ, हालांकि क्वेश्चन आपके बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व हो जा रहे हैं, लेकिन ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए बताया। तो अब ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आता था, अभी कैलकुलेशन करना भी हम सिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम आपको यहीं पर थोड़ा सा टेट्राहेड्रल के लिए जल्दी से बता देते हैं, ठीक है, यहीं पर। तो आप लोग कहीं और बना लेना, हम यहाँ कहीं छोटा सा बना देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए टेट्राहेड्रल के लिए बना रहे हैं हम, इसमें कुछ और लिखवाना, ए हो गया, T2G हो गया, EG हो गया, लिगेंड्स अप्रोचिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर, एनर्जी हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गया, ये चलिए ये सब हो गया। देखिए टेट्राहेड्रल के लिए बिल्कुल जल्दी से सिंपल सा बना लेना है, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 कहीं भी बना लो, 5, ठीक है ना। अब इसकी तरफ लिगेंड्स जब अप्रोच करेगा इसकी तरफ, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी इन ऑर्बिटल्स की, ठीक है। जब इनकी तरफ नेगेटिव आयंस और लिगेंड्स जब इनकी तरफ अप्रोच करेगा तो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इनमें से जो फर्स्ट 3 होते हैं वो क्या कहलाते हैं, T2G, और जो लास्ट के 2 होते हैं वो क्या कहलाते हैं, EG। उनका नाम हम बता चुके हैं आपको क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये स्प्लिट होके वैसे ही जाते हैं जैसे ये जाते हैं, लेकिन अब फर्क बहुत आ जाता है। अब जो लिगेंड टेट्राहेड्रल, ध्यान रखना है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, और टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। स्क्वायर प्लेनर में भी 4 होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में भी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल के लिए है, ध्यान रखिएगा। कहीं भी छोटा सा डायग्राम बना लो टेट्राहेड्रल की भी, ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। लेकिन इसमें जो लिगेंड अप्रोच करते हैं, इसमें जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो करते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। तो ऊपर कौन जाएगा, T2G जाएगा ऊपर, ये ध्यान रखना, क्योंकि बिटवीन द एक्सिस कौन होते हैं हमारे, T2G। तो अब इसमें T2G ऊपर पहुंच जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, और EG आ जाते हैं नीचे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान। बाकी सब कुछ है वही है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इन दोनों के बीच की एनर्जी का गैप बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE बोलते हैं इसको, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा T से। बताओ कि T से क्यों, उसमें T मतलब टेट्राहेड्रल या O मतलब था ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये बीच वाली कहलाती है बैरी एनर्जी, ठीक है। बताओ नीचे की वैल्यू बताओ कितनी होगी, -5, और यहाँ भी 5, और इस वाले पे कितना नीचे आ जाएगा, 3, और इस वाले पे 2। एक ट्रिक है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको इतना ही याद करना है, बाकी कुछ नहीं। इनमें T2G ऊपर पहुंच जाते हैं और EG नीचे आ जाते हैं। आवाज़ नहीं भाई, आवाज़ नहीं। अब आ रहे हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में, ठीक है। इसको लिख के साइड में इसको फिर बंद कर दो, क्लोज कर दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कर लोगे तो -0.6 हो जाएगा और +0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। वही डेल्टा T लिख देना इनके साथ,
डेल्टा टी। ये हो गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप समझ गए तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के न्यूमेरिकल तो नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। हम अब वापस अपने ऑक्टाहेड्रल में लौट के आ रहे हैं, हमारा मेन फोकस ऑक्टाहेड्रल पे ही है, तो हम फिर से लौट के आ रहे हैं अपने ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। फिर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे हमें, ठीक है। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें भरोगे, अगर यहाँ भरते तो इन पांचों की एनर्जी सेम थी, चाहे पहले डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भर देते, चाहे पहले डी जेड एक्स में भर देते, चाहे डी एक्स वाई में। हम लोग भले ही अपनी सुविधा के लिए पहले इसमें भरते हैं, फिर इसमें भरते हैं, फिर इसमें भरते हैं, फिर इसमें भरते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल तो है नहीं है कि पहले इसमें भरो। पहला इलेक्ट्रॉन पांच में से किसी में भी भर सकते हो, क्योंकि सभी की सभी कैसे हैं, डी जनरेट और वाई की एनर्जी सेम है, तो आप किसी में भी भर सकते थे। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, अब क्योंकि ये स्प्लिट हो चुके हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में आएंगे, अब बाहु नियम, फिर कहाँ जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी में। लेकिन समस्या ये आएगी कि चलो 3 तक तो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिए, लेकिन अगर चौथा इलेक्ट्रॉन भरते तो इसमें तो यहाँ भरते, 1 2 3 4 इसमें तो यहाँ भरते, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 अब इसमें यहाँ भरे कि यहाँ भरे, ये समस्या है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो अब ये डिपेंड करेगा पूरा लिगेंड पे। अब अच्छे से सुनो मेरी बात, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो इस एनर्जी बैरियर को CFSE को बढ़ा देता है, बढ़ा दिया इसने, ठीक है ना। तो अब जब ये एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊपर जंप नहीं कर पाता, तो वो कहाँ पे आके टिकता है, यहीं पर। तो ध्यान रखना कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे होना चालू हो जाएंगे, पेयर होना चालू हो जाएंगे, मतलब इसमें क्या होना चालू होगी, पेयरिंग। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वो इस एनर्जी बैरियर को घटा देता है, तो मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता, यहाँ पर। फिर से बता रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो इस एनर्जी बैरियर को बढ़ा देता है, CFSE को बढ़ा देता है, तो जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा 4th नंबर का वो यहीं पर रुक जाएगा, मतलब पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो इस एनर्जी बैरियर को CFSE को घटा देता है, तो नया इलेक्ट्रॉन पुचक के यहाँ पर आपके उचक के चला जाता है। बात समझ में आ रही है, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। फिर हम इसमें अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। इसको हम लिखवा देते हैं, नोट करा देते हैं इसको, ठीक है। देखिए देखो ध्यान से नोट कर लो यहाँ से, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ध्यान रखना क्या स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान, अब कम से कम इन 4 लिगेंड को ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड में, CO CN NH3 EN, ठीक है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ध्यान रखिएगा पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। पेयरिंग will not take place। देखो यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ हम बता रहे हैं आपको, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, वो नॉलेज के लिए बता रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। ध्यान से देखना, सब कुछ ऑक्टाहेड्रल के लिए चल रहा है, ध्यान रखिएगा, सब कुछ ऑक्टाहेड्रल के लिए चल रहा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, आवाज़ निकली, सब कुछ ऑक्टाहेड्रल के लिए चल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो यहाँ पर एक टर्म है जो हम आपको बता दें, हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो टर्म ये है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जो CFSE की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन P होती है। P यहाँ पर होती है पेयरिंग एनर्जी, P यहाँ पर क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी। अब इसमें बच्चा फंस सकता है, P यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी होती है।
और जो वीक फील्ड लिगैंड होता है उसके लिए जो CFSE की वैल्यू होती है वो लेस देन होती है पेयरिंग एनर्जी से। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये, लेकिन अब याद रखना है। सुनने में ये इसलिए लग रहा होगा अजीब कि इसमें आपको ये फील आ रही होगी कि अरे ये एनर्जी किससे ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, जबकि इसमें क्या होती है, पेयरिंग होती है। बात समझ में आ रही है ना? तो सुनने में थोड़ा अजीब फील आ सकती है कि अरे इसमें एनर्जी जो ज़्यादा है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब इसमें पेयरिंग नहीं होनी, लेकिन उल्टा उल्टा है। अगर पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होती है तो पेयरिंग स्टार्ट होती है, होता उल्टा है। तो इसको ऐसे याद कर लो, बाकी इसमें फंसो नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज़ और बता दें हम आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, पेयरिंग होगी, तो बनेंगे आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो बनेंगे आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात ध्यान रखनी है, तो बनेंगे आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, ऊपर जाएंगे, पेयरिंग नहीं होगी, तो बनेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये बनेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बता रहे बेटा, वो अलग जगह से आएगा उसके लिए, इसमें बेटा वैसा नहीं है जैसा उसमें चलता है, तो दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना है, इसमें अलग से चलता है। अब बहुत बड़ी ट्रिक बता रहे हैं आपको, जादुई ट्रिक यहाँ पर। हालांकि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, वैसे हम क्वेश्चंस में आ रहे हैं। लास्ट चीज, बाकी तो आपको पता है, अनपेयर टू पैरामेट्रिक, अनपेयर टू कलर, वो सब तो पहले ही से पता है। एक बहुत बड़ी ट्रिक बता रहे हैं, इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से। अगर Eg में इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमेशा D2sp3 होगा, और बाकी कोई भी कंडीशन मिले, अब इसे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कोई तरीका नहीं है, ये आपको हम sp मिक्स करके दिखाएंगे। अगर Eg में इलेक्ट्रॉन 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, D2sp3, और अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आ गया Eg में तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। ध्यान रखना, अगर Eg में आपके इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ठीक है, अब आपको हम थोड़ा ये सब, हमने ये सब कर दिया, अब हम थोड़े इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराते हैं, तो आपको थ्योरी समझ में आएगी, ये है क्या, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या ये। चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं हम। यार चलो, इसमें नोट पेयरिंग, पेयरिंग एनर्जी बेटा, पी मतलब पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, देखो तीन चीज़ें कैलकुलेट करना सिखाते हैं हम आपको, जो इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम वो आपको सिखाते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक तो ये क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। दूसरा जो कुछ लिखते चलो बेटा, हमने पहले बोला सब लोग लिखते चलो, हाथ मत रोको, है ना, धीरे धीरे लिखते चलो। हमें पता है फाइनली आप लोगों का वही हाल होना है जो VVT में था, एक बार हम समझा देंगे, आप लोग अपने आप करना चालू कर दोगे। एक क्वेश्चन जहाँ हम सॉल्व कराएंगे ना, 2 आप लोग अपने आप करना चालू करो। एक हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करना, दूसरा हम आपको मैग्नेटिक मोमेंटम लिखाना सिखाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंटम।
इसको निकालेंगे हम। और थर्ड हम आपको सिखा रहे हैं CFSE को निकालना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इन 3 चीज़ों को हम निकालना अभी सीख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ CFT। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे हम, मैग्नेटिक मोमेंटम लिखना सीखेंगे हम, अभी नम निकालना सीखेंगे, और CFSE निकालना सीखेंगे हम। हो गया ये? चलिए, अगले 5 मिनट बाद आपको ये थ्योरी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड के हमने एग्जाम्पल नहीं लिखवाए क्या? लिख लो, उसके बिना काम कैसे चलेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तो लिखवाए हैं, CO, CN, EN और NH3, NH3 EN या EN NH3। इसमें सभी हैलोजन याद रखो, सभी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और क्या याद रखो? OH नेगेटिव याद रखो, ये वाटर याद रखो, ठीक है ना। वीक फील्ड लिगेंड ये याद रखो, एग्जाम उसी में लिख लो, एग्जाम्पल वीक फील्ड लिगेंड में लिख लो ये। वीक फील्ड लिगेंड में लिख लो ये एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए और नहीं, एक कॉलम बनाएंगे हम, इस तरफ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इस तरफ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरफ भी लिखेंगे, लेकिन इस तरफ तब लिखेंगे हम जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, और इस तरफ हम तब लिखेंगे जब कौन से लिगेंड होंगे? वीक फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भरे किस में जाएंगे? T2G में एंड EG में भरे जाएंगे, है ना। इसमें भी किस में? T2G में एंड EG में भरे जाएंगे। चलिए, और यहाँ होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, बनाइए इस कॉलम को। यहाँ होंगे हमारे D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए, और यहाँ होंगे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ होंगे आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहीं बगल में उसी के साथ हम मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल देंगे, या अलग से भी निकाल देंगे। चलिए, तो पहला आया इलेक्ट्रॉन D1 में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए चल रहा है सब कुछ, ऑक्टाहेड्रल के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए चल रहा है सब कुछ, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल पहला इलेक्ट्रॉन D1 में आया, कहाँ जाएगा? चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन पहला कहाँ जाएगा? T2G में, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? T2G में। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन? 1, यहाँ कितना? 0, यहाँ भी कितना? 1, और यहाँ कितना? 0। अगर कोई इसका डायग्राम बनाने के लिए कह देता हमको, तो यहाँ क्या रख देते? 1। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? क्लियर हो रहा है ना? कहाँ रख देते हम? यहाँ पर 1, ठीक है ना। अब जब D2 आए, जब D में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ध्यान से देखना, T2G में क्या हो जाएगा? 1 1, क्लियर, 1 1, और EG में कितना? EG में 0। यहाँ भी T2G में कितना? 1 1, और EG में कितना? 0, ठीक है, ठीक है। जब D2 आए, मतलब D1 D2 तक चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। भैया आ गए। हाँ भैया, नमस्ते। हाँ, आ रहे हैं आपकी आए लेने?
लगभग 30 मिनट। 30 मिनट सब लोगों ने घड़ी देखी, जिस सर ने 30 मिनट बोले। 30 मिनट बेटा कहीं, अब देखो जैसे हम आध घंटा बोली तो कितनी हो जाती है, 1.5 घंटा, 1 घंटा, और ये 30 मिनट बोली तो कम से कम 1 घंटा तो मान के चलो, है ना। चलो तुमको याद रहे भी बेटा, हम बुढ़ापे तक हमको याद रहे कि कोई एक सर मिलो तो पन्ना में भी कर लेगी याद रहे भी तुम लोगों को। हम सपनों में अभी बेटा अभी स्कूल जाने बेटा, जो बहाना आज ना मारिए तो बहुत गले, थोड़ी देख लिया करो कि बहाना लगाना भी है तो कैसे लगाने। चलो ठीक है, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 1, इसमें कितने 2, ठीक है। अब D3 है तो देखो, आवाज नहीं करो, T2G 1 1 और ये 1, और EG में कितने 0, है ना, मतलब अभी तक कोई फर्क नहीं आ रहा T2G, ठीक है। तो T2G 1 1 1 और EG में कितने 0। अब यहाँ से आ जाएगा फर्क होना चालू, आवाज़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी हमें। अब यहाँ से हो जाएगा फर्क होना चालू। अनपेयर्ड कितने हैं 3 है, ठीक है। अब जब D में 4 आ रहे हैं, चेक करना एक कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो 4th नंबर का ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये एनर्जी लेवल बढ़ा देगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो अब इसके लिए जो T2G आएगा, T2G वो क्या आएगा 2 1 1 और EG कितना आएगा 0 आएगा। लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी लेवल को घटा देगा, तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा EG के लिए। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, T2G 1 1 1 और EG में कितना 1। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर लें इसके बेस में, अब वहाँ लिखेंगे तो अलग अलग आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बेस में अगर हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, वो तो इस कॉलम को ना भी बनाओ तो भी दिख जाने हैं, लेकिन अब शुरू से क्रिएट कर दिया है तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कितने अनपेयर आ रहे, 2, यहाँ था ना इलेक्ट्रॉन, और वीक फील्ड लिगेंड में कितने अनपेयर आ रहे, 4 आ रहे हैं। तो हम यहीं से मैग्नेटिक मोमेंटम बता सकते थे 1.8 2.8 3.8, इस केस में यहाँ आएगा 2.8 और यहाँ आएगा 4.8, डायरेक्ट बता सकते थे हम, है ना। 4.8 लिख दो, 4.75 लिख दो, 4.9 लिख दो, जो आप लिखना चाहें। अब D में कर रहे हैं 5, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। T2G में 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ए पेयरिंग होगी, तो ये T2G 2 2 1 और EG में कितने 0। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में ये दोनों कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, है ना। तो ये T2G 1 सॉरी यहाँ पर लिखना है, T2G 1 1 1 और EG भी कितना 1 1। हम यहीं से देख सकते हैं इसके पास कितना अनपेयर्ड 1 और इसके पास कितने अनपेयर्ड 5, है ना, देख सकते हो आप बड़े आराम से। तो इसके लिए 1 पेयर्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले के लिए 1 और इसके लिए, अगर ये वाला आपको नहीं बनाना कॉलम तो मत बनाओ, आप यहीं से देख सकते हो। चलिए अब आते हैं हम D6 के लिए। जब D में 6 हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तीनों कहाँ आ जाएंगे, यहाँ, ये तीनों क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा T2G 2 2 2 और EG कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा।
इसमें ध्यान से देखो, 2 तो ऊपर जाएंगे और एक फिर से कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, 2,1,1 और EG में कितना 2, EG में कितना 1,1,1,1। ये समझ में आया कैसे हुआ? 6 थे तो इसमें सब पेयर्ड हो गए। अब वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, 6 हैं तो पहले कहाँ गए, 1 1 1 1 1, अब पे यहाँ हो गए। अब क्या होना चालू कर देंगे, वो पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो वो अब पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अनपेयर्ड कितने हैं, 0, और वीक फील्ड लिगेंड में अनपेयर्ड कितने हैं, 4। तो ये सब्सटेंस कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, और ये 4.8 कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई D6 की बात। अब बात करते हैं D7 की। D7 तो इसका क्या होगा, D7 में T2G तो 6 कर दें पूरे, T2G कितने 2 2 2 और EG में कितना 1 होगा। इसके में देखें तो 6 हो गए और ये 7, EG है ना, वीक फील्ड लिगेंड में। तो T2G में कितना जाएगा, T2G में 2, 2, 1 और EG में कितना 1 1, EG में जाएगा 1 1। इसमें अनपेयर्ड देख लें तो कितने, और इसमें अनपेयर्ड देख लें तो 3 हो जाएंगे। अब आते हैं जब D में इलेक्ट्रॉन हो 8, जब D में इलेक्ट्रॉन हो आपके 8 इलेक्ट्रॉन, तो T2G में कितने 2, 2, 2 और EG में कितने 1 1, ये हो गए 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही होगा। तो इसमें क्या हो जाएंगे, T2G में 2, 2, 2 और EG में कितना 1 1। मतलब यहाँ से अब सेम होना चालू हो चुके हैं, यहाँ से अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से कैसे चालू हो गए हैं, सेम होना चालू हो चुके हैं, फिर से यहाँ से सेम होना चालू हो चुके हैं। तो कुल कितने डिफर मार रहे थे, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का, 4 का डिफर मार रहे थे। 8 से फिर से सेम होना चालू हो चुके हैं। फिर से कर देते हैं। T2G 2, 2, 2 और EG 1, 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर लें हम, तो दोनों में ही कितने हैं 2 2 हैं। चलिए दोनों में ही अनपेयर्ड 2 2 हैं, लिखिए। अब यहीं से आप बता सकते थे ना कब कौन पैरामैग्नेटिक होगा कब कौन डायामैग्नेटिक होगा, इसी से आप कर सकते थे, है ना। चलिए D9 का देख लें हम, तो T2G 2 2 2 और EG में 2 1, सही है। पहले तो ये अपना पूरा पेयर कर जाएगा और फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका भी देख लें, तो पहले ये कि यहाँ, फिर 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 यहाँ, यही कंडीशन आने वाली है, दिख रही है ना, सेम कंडीशन आने वाली है इसमें भी। तो T2G में कितने 2, 2, 2 और EG में कितने 2, 1। समझ में आया ये वाला हर्ष कैसे हुआ।
9 भरने थे तो इसमें पहले 6 पेयर्ड हो गए, फिर 3 ऊपर गए। इसमें पहले 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया, फिर 5 गया, फिर 6 गया, फिर 7 गया, फिर 8 गया, फिर 9 गया। वही कंडीशन आ गई। अनपेयर्ड की बात कर लें तो दोनों में ही 1 1 अनपेयर्ड है। और ये D10, तो ये क्या हो जाएगा, T2G 2 2 2 और EG भी 2 2 हो जाएगा हमारा, सेम यहीं पर हो जाएगा, T2G 2 2 2 और EG हो जाएगा 2 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे। ये फर्स्ट टेबल हमने आपको, जैसे हमसे कोई कह देता जिंक +2, तो जिंक +2 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता चाहे वीक फील्ड लिगेंड होता, यही बनना था। मतलब अब हम ये तो निकालना जानते हैं ना कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके बाद अब हमें ये निकालना आ चुका है सब कुछ। कोई कह देता जैसे मान लीजिए आपका मैग्नीज +2, तो मैग्नीज +2 कितना, मतलब डी में कितने बचते हैं अब आपके 7, डी में 7 मतलब कौन, जे वाला। अब मैग्नीज के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा होता, जैसे Cn हो गया, CO हो गया, तो ये वाला करते, और अगर वीक फील्ड लिगेंड हो गया तो ये वाला करते। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म आता 1.8 आता, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो 1.8 आता, और वीक होता तो 3.8 आता। चलिए अब इस रिलेटेड हम आपको ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, फिर कुछ होमवर्क देंगे तो घर से कर लीजिएगा, और आपकी CFT कंप्लीटेड। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है हमारा, चलिए D3 है, तो D3 है तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम आएगा, यहीं जाएंगे तीनों, है ना। तो इसके केस में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, तो ये क्या होगा, T2G 1, 1, 1 और EG कितना आएगा, 0। अब इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल लेते हैं, म्यू इक्वल, यहीं से पता है हमें कितना आने वाला है 3.8, है ना। फिर भी हम n+2, तो n कितना है हमारे पास यहाँ पर 3 और ये 3, तो 3 2 5 3 जा 15, कितना आ गया हमारा 15 आ गया, √15। तो अगर 16 होता तो 4, और 15 है तो 4 से कुछ कम, तो 3.8। अब वो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि रूट में दे रहा है कि किस में, 3.8 हो सकता है, 3.9 के आसपास या 7, इतना वेरी करके जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब्सटेंस कैसा है, पैरा मैग्नेटिक है, ये सब्सटेंस हमारा पैरामैग्नेटिक है। कैसा होगा, कलर्ड होगा, कलर्ड होगा। ठीक है, चलिए अब CFSE कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी हम। ठीक है, तो देखिए ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, अब ये थर्ड नंबर की बात, CFSE कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी CFSE कैलकुलेट करते हैं। CFSE कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखो इन दोनों की जो वैल्यू है उनके नंबर से इलेक्ट्रॉन से उनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, और फिर उनको जोड़ देना है, जो आंसर आएगा वो CFSE का आएगा। ठीक है, तो देखिए CFSE निकालते हैं इसकी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम इसकी निकालते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, T2G में, T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, इनटू मल्टीप्लाई करना है -0.4 से, कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, तो -0.4 से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कितनी आ गई, -1. अच्छा -1, इससे तो मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब ऊपर वाले के भी जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ऊपर वाले में तो हमने इसलिए सीधे हमने कर दिया था क्योंकि कितने दिख रहे हैं, 0, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, 0 इंटू जिस कर दोगे सब 0 हो जाएगा, तो इस वाले की बात ही नहीं है। तो कितनी आ गई, -1.2, ये आ गई इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नोट करिए, समझ में आया कैसे निकाला, फिर से बता देते हैं। दोनों में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी कितने हैं, 3 है, उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो 3 इंटू दिस, आंसर आया A, प्लस इसके इलेक्ट्रॉन का इससे मल्टीप्लाई, कितना आया 0,
तो हमारी कितनी आ गई, -1.2, ये आ गई CFSE। अब आप लोग किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो और निकाल के दिखाओ, मैं जल्दी से करूँ इसको। आयुष नहीं आया समझ में? आया है तो इस बस कुछ नहीं, इस एनर्जी को इसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना है और इसकी एनर्जी को इसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर और दोनों आंसर को जोड़ देना है। तो ये 3 इंटू दिस जी आ गया प्लस इतना ही। वैसे चलो अब इसके लिए निकाल के दिखाओ। D4 के लिए निकाल के दिखाओ। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड अब चेंज हो जाएंगे ना, है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए पहले निकाल के देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, T2G211, यही होगा ना, नहीं आ रहा है समझ में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा ना। तो 211 और Eg में कितने हो जाएंगे, 0, है ना। Eg में 0 हो जाएंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आए, 2, तो मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आ जाएगा, 2.8। अच्छा एक चीज नहीं लिखी जो बहुत जरूरी थी, यूनिट बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन यूनिट जरूर लगा लो, बोर मैग्नेटोन। तो यहाँ कितना 2 और यहाँ भी 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 आता तो 3 हो जाता, 9 से कम आया। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, कलर्ड होगा। जल्दी से CFSE निकाल के दिखाओ इसकी 1.6। हाइब्रिडाइजेशन निकालो ना, हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाला हमने। इसके पहले में इलेक्ट्रॉन Eg में थे क्या, नहीं थे, तो ये 3 वाले में कर लो हाइब्रिडाइजेशन। Eg में अगर इलेक्ट्रॉन होते तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3, ट्रिक बताई है हमने। और Eg में नहीं होते तो sp3d2, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन लिख लो sp3d2, इसका भी लिख लो sp3d2। -1.6। ये कैसे पता, इसका कोई तरीका नहीं है यहाँ से। इसको हमने ट्रिक बताई थी कि Eg में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, D2। ये गलत गया हम। Eg में अगर 0 इलेक्ट्रॉन थे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा, जल्दी बताओ, D2sp3। तो D2sp3 लिखेंगे ना भाई, D2। Eg में 0 इलेक्ट्रॉन है ना, देख लिया जल्दी पीछे पॉइंट हमने अभी भी लिखवाया था, देख लिया। Eg में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी D2sp3 और इसके पहले वाले में भी D2sp3। चलो देख लेते हैं इसकी CFSE। अब यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो देखें, आराम से करो। पहले इसके निकाल लेते हैं। -0.4 इक्वल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, -1.6 प्लस, अब ऊपर वाले की जोड़ने पड़ेंगे। तो 0 इंटू ए क्या हो गया 0, और 0 को प्लस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी 1.6। तो ये आ गई इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बन जाएंगे। अब तो क्वेश्चन सीधे रख आ गया तो कर। CFSE पे डबल को सिंपल तो हम बता दें CFE कैसे निकालना है। CFSE ऐसे निकालना है कि जहां पे जितने इलेक्ट्रॉन हो उन इलेक्ट्रॉनों के नंबर से उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जब D4 की बात है तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चारों कहाँ हो जाएंगे, नीचे 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। T2G की वैल्यू कितनी है, -0.4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो एक और अभी देखो अभी सब इसकी निकाल रहा है, ठीक है। तो एक कितना आ गया 4 4 जा 16, तो कितनी हो गई है 1.6 प्लस इसकी निकाल ली। अब प्लस करके इसकी भी जोड़नी है। कितने इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो आंसर कितना आ गया -1.6 ए। दोनों की एनर्जी को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देना है, बस इतना है, ठीक है। अब यहाँ वीक फील्ड लिगेंड होता तब के लिए, अगर यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होता तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा जाता, ऐसा जाता, ऐसे जाता ना, क्लियर है। 1 1 1 और Eg में भी कितना हो जाता 1 हो जाता। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए
4 4 2 6 6 4 जा 24। डायरेक्ट ही हम बता सकते थे 4.8 बोर मैग्नेटोन। ध्यान भी नहीं आ रहा समझे? 4.8 डायरेक्टली। ईजी में इलेक्ट्रॉन गया ना, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3d2। ध्यान रखिएगा। ईजी है, हाँ ईजी में एक गया ना, तो sp3d2 नहीं आया खताब। कहाँ फंस गए? हाइब्रिडाइजेशन अगर ईजी में 0 है तो d2sp3, और ईजी में एक भी इलेक्ट्रॉन है तो sp3d2। ठीक है, चलिए तो अब इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं इसके लिए, CFSE निकालते हैं इसके लिए। CFSE निकालते हैं इसके लिए। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, 3 इंटू दिस, सीधे ही कर दें। 3 से इसको 3 4 जा 12, तो कितनी आ गई? -1.2 डेल्टा नोट, प्लस 1 इंटू दिस, तो ये कितनी आ गई? 0.6 डेल्टा नोट, तो ये कितनी आ गई? -0.6 डेल्टा नोट। ये आ गई इसकी CFS। तो देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही ना, तो कॉम्प्लेक्स कैसे हैं? स्टेबल हैं। ठीक, नोट करिए। चलिए अब कुछ कॉम्प्लेक्स में कर लेते हैं और फिर CFT थ्योरी खत्म। तो अब आपको हम क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। चलिए क्वेश्चन है COCN6 3 नेगेटिव में आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मैग्नेटिक मोमेंटम बताना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मैग्नेटिक मोमेंटम बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है ना, हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का टाइप बताना है। ठीक है, इसके अलावा CFSE भी निकाल के दिखाना है। करो फास्ट इसको, फिर और देते हैं। इसका D5 यही देखेंगे ना, जैसे D5 है तो इसका भी हाँ हाँ, सिर्फ इसका कुछ नहीं देखना है, ओनली D का देखना है। हाँ तो D का ना F हाँ सही, तो सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हो। प्रज्ञा नहीं बन रहा? प्रज्ञा नहीं बन रहा? Efficiency 4 negative. सकते
कितना टाइम, इतना टाइम लगा रहे हो, जब तक तो 2 बार हो जाता। हो गया अनुज? अरे अनुज हो गया होगा, मैं तुम्हें विश्वास है, फिर भी हम देख लेते हैं, देखने में क्या बुराई है। और आवाज नहीं। अब देखिए CN6 3 नेगेटिव +3 ऑक्सीजन +3 फेकोनी, फेको आयरन का होता है आपका D6, तो इसका हो जाएगा स्कैनियो टाइटेनियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, तो आयरन का कितना होता है हमारा D6S2 फेकोनी, तो कोबाल्ट का हो जाएगा D7S2, ये हो जाएगा हमारा कोबाल्ट का। क्लियर है ना ये बात? देखो स्कूटी वैन कार में फेंको, तो इसका D1 2 3 4, इसका एक्सेप्शन है 2 5 6 7, ठीक है। तो D7 होता है कोबाल्ट में होता है D7S2, ये होता है कोबाल्ट का 3D7S2। लेकिन हम तो कोबाल्ट का देख नहीं रहे, कोबाल्ट +3 का देख रहे हैं, तो कोबाल्ट +3 का क्या होगा आपका D में कितने हो जाएंगे 6, D6। लिगेंड कौन सा लगा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ भर जाएंगे? इसमें भर जाएंगे, है ना, T2 में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G2,2,2 और Eg क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो क्या पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 हो जाएंगे, है ना। Eg में 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? ये आपका देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। सही चल रही है बातें? नो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि D2sp3 है ना। लेकिन दोनों के BBT के और इसके कॉम्प्लेक्स टॉपिक में मिक्स मत करना। CFAC निकाल दें तो 6 × -0.4 आपका हो, और उस वाले में इलेक्ट्रॉन कितने 0, तो ऊपर वाले की वैल्यू तो कितनी हो गई 0, और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0, तो उसकी तो ज़रूरत है ही नहीं है। तो 6 4 × 24 तो -2.4 A, है ना। और मैग्नेटिक मोमेंटम नहीं लिखाया, मैग्नेटिक मोमेंटम निकाला तो है 0 बोर मैग्नेटॉन, जे हो गई आपकी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो इसके लिए निकाल के दिखाओ। FeCN6 3 नेगेटिव स्पीड से, हाँ D6 उसके लिए कोबाल्ट के लिए, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, हाँ कर लो ये ऐसे आया। देखो कोबाल्ट हम बात करें तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, D में 1 D में 2 D में 3 D में 4 D में 5 D में 6 D में 7, इसका एक्सेप्शन होता है उसको छोड़ो। D में 7, तो इसके D में कितने 7, और S के तो सब में कितने होते हैं 2 ही हैं जहाँ S में आपके 1 होते हैं, क्रोमियम में एंड कॉपर में। तो D में 7 है और S में 2 है, तो कोबाल्ट के D में 7 होते हैं S में 2 होता है। लेकिन यहाँ कोबाल्ट थोड़ी रखा है, यहाँ कोबाल्ट किस पे रखा है +3 पे,
ऑक्सीजन स्टेट निकाली ना, -3 -6 उस साइड जाएगी तो +6 -3 तो +3, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 2 यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से आएगा, तो ये फिर यहाँ पे D6 आ जाता है, तो फिर यहाँ D6 आ जाता है। कौन सा वाला कर रहे हैं आप लोग? Fe वाला। चलो तो Fe वाला करते हैं फिर, ठीक है। चलो Fe@2O का होल 6 3 पॉजिटिव, Fe@2 का होल 6 3, कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई? +3। Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3d6 4s2, यही होते हैं ना Fe के पास, 3d6 4s2 होते हैं Fe के पास, ठीक है। 3d6 4s2, तो 3d6 4s2 +3 में तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितना बचा इसके पास? 3d5 जाएंगे। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे पे जाएंगे? एक इसमें एक इसमें, और एक कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो T2G 1,1,1 और EG 1,1, 5.8 मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आ जाएगा? 5.8 वोर मैग्नेटॉन, दिख रहा है ना, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। EG में इलेक्ट्रॉन गए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3d2 होगा, ठीक है ना। वो आपके अगर हमने कहा वीक लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हम आपको थोड़ा टेक्निकल चीज़ बता दी, तो ट्रिक है। लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होने का तरीका ये होता है कि जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। आप देख लो इसमें कितने अनपेड आ गए? 5। तो क्या होता है ना, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो पेयर्ड करते हैं, तो पेयर्ड में बनता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जब वीक लिगेंड होते तो वो पेयर्ड नहीं करते, ऊपर डालते तो हाई। तो टेक्निकल टर्म में लो स्पिन और हाई स्पिन इस तरीके से बोला जाता है, लेकिन रटने के टर्म पे यही है कि आप देख लो कि वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयर्ड तो करेगा नहीं, तो कैसे बनेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो टेक्निकल ये बात है, बाकी रटने वाली बात हम आपको बता चुके हैं। वीक फील्ड लिगेंड पेयर्ड नहीं करते हैं, अनपेयर्ड करते हैं, अनपेयर्ड रहते हैं, तो ये हाई स्पिन, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो पेयर्ड करते हैं, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। CFSE निकाल दें तो 3 × 0.4 -0, और यहाँ पर कितनी? 2 × कितना है हमारा? 0.6, तो ये 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, तो कितनी आ गई? 0। कितनी हो गई हमारी? 0, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा। क्लियर? जल्दी से देख लो। देखो ये कैसे निकाली CFSE, इसके इलेक्ट्रॉन इससे मल्टीप्लाई, इसके इलेक्ट्रॉन इससे मल्टीप्लाई और ऐड कर दो, तो इसके इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 4 जा 12, 1.2 है ना। ये कितनी हो गई? 1.2 माइनस की 1.2 प्लस, इसके इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई किया 0.6 से, तो ये हो गया प्लस की 1.2, ये हो गई आपकी प्लस की 1.2, प्लस की 1.2 माइनस की 1.2 कैंसिल। हाँ हो गया। पता क्या किया? हाँ पहले ये वाली गलत लिख दी थी तो हमने यहाँ पे काट के ये लिख दिया, यही सॉल्व कर दिया वापस। नहीं लापर, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब देखो आपको सब कुछ सिखा दिया हमने, बड़े धैर्य से हमने आपको थ्योरी बताई है, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। अब आप लोग अगर गलती करते हो तो फिर आपको कुछ नहीं, कन्फ्यूज हो जाओगे, हम बता रहे हैं, है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को बड़े संभाल के पढ़ना है। इसमें कन्फ्यूज हो गए कि ध्यान रखना वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इन चीज़ों को रट लेना, इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। तो इसकी ये है कि वीक होता है तो पेयर्ड नहीं करते, तो जितने अनपेयर्ड होंगे उतने हाई स्पिन। एक EG ध्यान रखना, EG होगा तो D2 0 होगा तो D2sp3 और EG में इलेक्ट्रॉन sp3d2। कौन सा कर रहे हो? एफिशिएंसी 6। चलो तो करो एफिशिएंसी 6 3 नेगेटिव वाला, एफिशिएंसी 6 3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी अभी भी +3 आ रही है ना, तो Fe का होता है D6S2, तो +3 में चल जाएगा D5, तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, तो ये पेयर्ड कर देगा, है ना। तो पेयर्ड कर देगा तो ये वाली सिचुएशन बनेगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली सिचुएशन। तो ये हो जाएगा 2, 2, 1 और EG में 0। अब ये कितना आ जाएगा? 1.8,
4 मैग्नेटॉन, और Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ये हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अब देख सकते हो आप कितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं लो स्पिन। तो टेक्निकल टर्म से ऐसे बोला जाता है, रटने के टर्म से तो यही ध्यान रखो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो 5 × 4 2.0, तो इसकी आ गई 2.0 ऑक्टाहेड्रल, ये आ गई इसकी माइनस की 2.0, ये आ गई इसकी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सॉरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो अभी आप लोगों को थ्योरी सरल लग रही होगी क्योंकि अभी ये स्पॉट पे हम खड़े हैं समझा रहे हैं। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो देखना कंफ्यूज करेगी थ्योरी, इसलिए अच्छे से जाके पढ़ लेना से। एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा वो नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत आती है, CBSE बोर्ड में बहुत आती है, बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा कम आती है क्योंकि लेवल इस थ्योरी का अच्छा खासा है, इतना डिटेल में कौन बताएगा। चलिए 4 नेगेटिव कितना आया, +2 आया, है ना, +2। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये डायामैग्नेटिक होने वाला है, इसके पहले वाला कैसा था, पैरा मैग्नेटिक हो गया था। तो ये कितना हो जाएगा, D6, ये D6 हो जाएगा, Fe का होता है D6S2, है। तो VBT ने भी हमें इसके बारे में सही जानकारी दी थी, ये और अच्छी जानकारी दे रहा है बहुत अच्छे से। D6S2, तो +2 में 2 चले गए तो ये D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सेकेंड यहाँ पर हाँ कहाँ, ये -4 वाला कर दिया ना, वो -3 में +3 थी, कुछ जल्दी पूछ लो। हाँ दो ये हमने ऐसे अपने हमें समझ में आ जाता है ना, तो हमने ये समझ लिया था कि -3 एक बार -4 वाला, ऐसा हम अपनी कोडिंग में लिख लेते हैं, है ना। एक बार वाला -3 एक बार अपनी कोडिंग में, है ना, देख ले। तो 1.8 वोर मैग्नेटॉन। तो अब देख लेते हैं Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो देख सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो रहे हैं। टेक्निकल में तो यही होता है कि पेयर्ड टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अनपेयर्ड टू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, ज़्यादा। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, 0 बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंटम आ गया 0 बोर मैग्नेटॉन, मतलब डायामैग्नेटिक है ना। मैग्नेटिक की एक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक की भी लिख लेते, ये डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। इसके पहले वाले पैरामैग्नेटिक थे कुछ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निकाल लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 6.4, तो -2.4 -2.4, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंटम लिख लो सब में, हमने नहीं लिखा पीछे, वैल्यू निकाली है, 0 नहीं आई जिसकी उसको पैरामैग्नेटिक लिख लो। वैसे 2 और करने हैं बस फास्ट। तुम्हारा सही था वो वाला अनुज, चलो फिर बढ़िया तो है। तो आप अगर बेसिक जानते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हो, और बेसिक हमने जो आपको समझाया वो जानते हो, तो ये सब कुछ आप निकाल लोगे। कुछ तो BBT से भी पता चल जाता है ना कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता है ना। आज तुम्हें भेज देंगे हम पूर्वी, अभी ही भेज देंगे जाके ऊपर, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं Mn वाला, MnCn6 3 नेगेटिव, तो इसमें 3 पॉजिटिव आ जाने वाला है। मैग्नीज स्कूटी वैन कार में फेंको, तो Fe के पहले आ रहा है, मतलब कितना होगा 3d5 होगा, +3 में है ये, मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने हैं 4,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कर देगा। तो कैसा होगा 2 1 1, ऐसे ही भरेंगे। 4 में ऐसे ही भरोगे ना खताब, 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरोगे, यहीं पर जाएगा चौथा पैर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो जंप नहीं कर पाएगा ऊपर, यहीं पर अटकेगा। Ag में 0। बोर मैग्नेटॉन हम डायरेक्ट देख सकते हैं कितना आने वाला है 2.8। आप चाहो तो देखो, हम एक चीज़ बताएं, कॉन्सेप्ट का एंड होता है, क्वेश्चंस का कभी एंड नहीं होता है। तो आप और अच्छे से लिखना चाहते हो तो इसको निकाल के दिखा दो। अब प्रेजेंटेशन आपका है, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो जितना अच्छा कर सकता है वो करो। तो ये पैरामैग्नेटिक है। अब कोई पूछ ले कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है कौन कम, तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेना, या फिर बोर मैग्नेटॉन जिसका जितना ज़्यादा आएगा वो उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। जैसे मान लो एक का 0 आया तो वो डायमैग्नेटिक, एक का है 1.8, दूसरे का 2.8, तीसरे का है 5.8, तो 5.8 वाला सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा आपका। अब आप कह सकते हो तो 2 अनपेयर्ड हैं तो आप हाई स्पिन बोल दो, लो ही माना जाता है। CFSE निकाल दे 1.6 तो 4 कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो -1, ऊपर वाले में है नहीं तो 0 हो जाने हैं, तो -1.6 ये हो गई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो हम इसलिए यहाँ पर पूरे करा रहे हैं क्योंकि तुम लोग घर से करके लाते नहीं हो। हमने वो एफिशिएंसी 3 नेगेटिव का एक दिया था, 2-3 लोग को छोड़ दे तो सब यहीं पर कर रहे थे, है ना। सुधार देंगे, परेशान मत हो, सुधार देंगे तुम लोगों को, है ना, बिल्कुल परेशान मत हो। देख लो कब से तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, पुछाई भी की, उसके पहले 11वीं वालों को भी पढ़ाया ना, तो हमें पढ़ाने में थकावट नहीं होती है, इसलिए हम पढ़ाते रहते हैं। चलो करो फास्ट। अब इसका हम देखेंगे, हम बताएंगे नहीं। कौन सा फील्ड लिगेंड है आयुष, तुम आयुष हो, कम से कम पता तो करने दो उसको कितनी नॉलेज है, करके दिखाओ आयुष। अब क्या पूछे उसने बता ही दिया। वीक फील्ड लिगेंड है। देखो आप कहोगे सर ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की बात नहीं हो रही, देने की बात हो रही, तो इसकी देने की क्षमता कम है क्योंकि ये फ्लोरीन है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज वीक फील्ड लिगेंड। बताओ आयुष जल्दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन बताओ फास्ट इसका। कितना 3D है तो 3D6 4s2, तो Fe यहाँ पर कितने में है 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव में है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे 3D पे कितने हो गए 5, तो अब भरो इलेक्ट्रॉन जल्दी, यहाँ बताओ ना हमें, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भरो। ये कौन सा लिगेंड है वीक फील्ड, तो पेयरिंग नहीं होगी, कहाँ पहुँच जाएंगे इलेक्ट्रॉन 2, ऊपर पहुँच जाएंगे 2, तो ये होगा इसका। बोर मैग्नेटॉन बताओ जल्दी आयुष, कितना आएगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आएगा। हाँ ये ट्रिक है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें 0.8 0.9 लगा दो, 5 हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp3d2, Eg में इलेक्ट्रॉन आ गए। कौन सा स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, देख सकते हो आप इलेक्ट्रॉन ऊपर भी पहुंच चुके हैं। एनर्जी बताओ 3 इंटू दिस, हाँ 0 आ रही, सही है, 3 इंटू दिस, तो ये कितना होगा -1.2 प्लस वहाँ पर कितना 2 इंटू 6,
तो ये आ गई आपकी प्लस की 12 1.2। तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल आपका अगले 1-2 दिन में चैप्टर एंड हो जाएगा। कल आपका कोऑर्डिनेशन